हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग पादप समूह माने प्लांट किंगडम के बारे में थ्योरी जानेंगे। अगर आप लोग रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं, जैसे एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी में जो है यह टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग जो है वीडियो जो है देरी नहीं करते हैं, वीडियो में जल्दी जो है हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए, दिया गया है एकलर ने पौधे का वर्गीकरण फूलों के आधार पर पौधों को 5 भागों में बांटा है। ध्यान रखिएगा, एकलर साहेब पौधे का वर्गीकरण जो है फूलों के आधार पर जो है पौधों को कै भागों में बांटा है? 5 भाग में। याद रखिएगा, कै भाग में बांटा है? तो 5 भाग में बांटे हैं। अब हम नीचे दिया गया है पादप जगत। देखिए, पादप जगत जो होता है तो पादप जगत जो है दिया गया है, तो हम लोग जो जानते हैं पादप जगत में एगो होता है अपुष्पोद्भिद, जिसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और एक होता है पुष्पोद्भिद, जिसको हम लोग जो है फेनरोगेम्स कहते हैं। तो फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स में अलग अलग जो है उसका भी जो है समूह बांटा गया है। तो हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं। अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगेम्स में जो है इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, एक जो है थैलोफाइटा, और दूसरा जो है ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो है टेरिडोफाइटा। तो हम लोग समझ गए जो क्रिप्टोगेम्स में जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है। और थैलोफाइटा को जो है फिर जो है बांटा गया है। देखिए, शैवाल में बांटा गया है, कवक में बांटा गया है और लाइकेन में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, थैलोफाइटा के भी जो है कवक, शैवाल और लाइकेन में जो है बांटा गया है, और जीवाणु में भी बांटा गया है। तो याद रखिएगा, 4 भागों में बांटा गया है, शैवाल, कवक, लाइकेन एवं जीवाणु। तो याद रखिएगा, मेन रूप से जो है थैलोफाइटा को शैवाल, कवक और जीवाणु में बांटा गया। एगो लाइकेन जो है अलग से बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा पुष्पोद्भिद में क्या बांटा गया, तो फेनरोगेम्स में इसमें नग्न बीजी और आवृत बीजी। याद रखिएगा, जिसको हम लोग जो है नग्न बीजी को जो है जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और आवृत बीजी को जो है एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये एंजियोस्पर्म के भी जो है 2 भाग में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म के 2 भाग में कौन कौन है से देख लेते हैं। एक बीजपत्री और दूसरा जो है 2 बीजपत्री। तो याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक में है जो 1 बीजपत्री और दूसरा में जो है 2 बीजपत्री। अब उसके बाद तो क्रिप्टोगेम्स को जो है 3 भाग में बांटा गया है। तो हम लोग जो है बारी बारी से उसके बारे में जानते हैं। देखिए, दिया गया है क्रिप्टोगेम्स को जो है 3 भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो हम लोग जो है सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं। तो थैलोफाइटा में देखिए, थैलोफाइटा में दिया गया है इस वर्ग में शामिल पौधे में जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं होता है। तो याद रखिएगा, थैलोफाइटा के समूह में जो होता है जड़, तना और पत्ती जो होता है विभाजित नहीं होता है। अब थैलोफाइटा के समूह में जो ध्यान रखिएगा कौन कौन आता है, तो शैवाल आता है, कवक आता है, लाइकेन आता है और जीवाणु आता है। तो कौन कौन का है? शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन। तो हम लोग जो है सबसे पहले शैवाल के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। तो अलगी के बारे में जानते हैं। तो इस वर्ग के प्लांट क्लोरोफिल के कारण हरे होता है। देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, ये शैवाल में जो होता है
क्लोरोफिल होता है। तथा शैवाल जो होता है, कुछ शैवाल, पूरा शैवाल नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और यह नमी युक्त जगहों पर होता है। जैसे हम लोग जो है देहाती भाषा में कल पर जाते होंगे तो काई जो लगा हुआ रहता है, तो ही काई जो होता है वो शैवाल होता है। तो आप लोग जो है समझ गए और देख भी लिए होंगे, जो काई जो होता है वो शैवाल होता है। या नमी स्थान पर जो होता है, पानी उनी में भी जाइएगा तो नमी स्थान पर जो होता है ये शैवाल उगे हुए रहता है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें शैवाल का कुछ उदाहरण है, तो याद रखिएगा शैवाल का उदाहरण याद रखिएगा। नॉन स्टॉक जो होता है शैवाल का उदाहरण है। एजोला भी शैवाल का उदाहरण है और क्लेडोमोनास जो है शैवाल का उदाहरण है और अलोथ्रिक्स भी जो है शैवाल का उदाहरण है। स्पाइरोगैरा भी जो है शैवाल का उदाहरण है। तो आप लोग जो है शैवाल का उदाहरण समझ गए होंगे। नॉन स्टॉक, क्लोडोमोनास जो है, क्लोडोमोनास जो है शैवाल का उदाहरण है और स्पाइरोगैरा भी जो है शैवाल का, एजोला भी जो है शैवाल का उदाहरण। तो शैवाल का उदाहरण समझ गए तो शैवाल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। शैवाल जो होता है हरा होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और नमी युक्त जगह पर होती है यह, और इसकी कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद हम लोग को कवक दिया गया है, तो कवक जो है कवक पढ़ना है। तो कवक के बारे में ध्यान रखिएगा। कवक इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा कवक में जो होता है क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण जो है प्रकाश, जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये पौधे मृत जीवी तथा परजीवी रूप में जीवन यापन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा मृत जीवी और परजीवी रूप में जो होता है ये पौधा जो होता है, कवक जो है ध्यान रखिएगा पौधा का समूह है। तो इसको जो है मतलब जो है मृत जीवी और परजीवी रूप में जो है ये अपना जो है जीवन यापन करता है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। तो याद हो गया होगा कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। कवक भोजन को शरीर से बाहर पचाकर अवशोषण कर लेता है। देखिए कवक जो होता है भोजन को शरीर से बाहर पचाकर अवशोषण फिर कर लेता है। तो याद रखिएगा एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। तो कवक जो होता है शरीर के बाहर, अगर जो पूछा जाएगा जो कवक, शैवाल और जीवाणु में जो होता है शरीर के बाहर जो है पचाकर भोजन कौन अवशोषण करता है, तो कवक। याद रखिएगा इसका उदाहरण याद रखिएगा खमीर, फफूंदी और मशरूम, ये सब जो होता है ये कवक का उदाहरण होता है। तो याद हो गया होगा। राइजोपस में नलिकाकार सूत्र जैसी संरचना होती है जिसमें बीजाणु धनिया लगी रहती है, उसे हाइफे कहते हैं। तो याद रखिएगा राइजोपस में जो होता है नलिकाकार जो होता है एक संरचना होती है जिसमें बीजाणु धनिया लगी होती है। तो बीजाणु धनिया जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद दिया गया है लीचेन मतलब सहजीवी, याद रखिएगा, चाहे लाइकेन इसी को हम कहते हैं। तो लाइकेन यह एक सहजीवी संबंध है जिसमें शैवाल और फंगी, मतलब कहने का मतलब है जो कवक और शैवाल के साथ जो है ये सहजीवी संबंध रखता है। तो याद रखिएगा। अब सहजीवी क्या होता है जानते हैं? सहजीवी ध्यान रखिएगा जो एक दूसरे के जो संयोग में रह के माने सहयोग में रह कर ओकरा से खाना आ फिर ओकरा से खाना प्राप्त कर लेता है ना, तो उसी को हम सहजीवी कहते हैं। याद रखिएगा एल्गी और फंगी के सहजीवी
के समूह के रूप में ही लीचेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लाइकेन जो है एल्गी और फंगी, मतलब कहने का मतलब है कवक और शैवाल के जो होता है सामूहिक रूप को ही हम लोग जो है लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन आप लोग देख लिए होंगे, पौधा पर जो उजला उजला जो देखते हैं लगा हुआ रहता है सूखल पौधा पर, तो वो लाइकेने होता है। ऐसे कलर तो इसका कई कलर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा नज़दीक में मिल जाता है तो उसके आधार पर जो हम बोल दिए हैं। लाइकेन से प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार के परीक्षण लिटमस पत्र प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, जो अम्ल और क्षार के जो होता है परीक्षण होता है प्रयोगशाला में, तो उससे जो है लिटमस पेपर जो निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो लाइकेन से ही जो होता है लिटमस पत्र निकाला जाता है। लाइकेन जो है कौन समूह का पौधा है, तो याद रखिएगा कौन, क्रिप्टोगेम्स के। क्रिप्टोगेम्स में कौन आता है, तो थैलोफाइट आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद लाइकेन वैसा स्थान पर नहीं पाया जाता है जहाँ वायु अधिक होता है और जैव सूचक, ध्यान रखिए, जहाँ लाइकेन जहाँ वायु अधिक होता है वहाँ जो है नहीं पाया जाता, उसको हम क्या कहते हैं, बायो इंडिकेटर, मतलब जैव सूचक कहते हैं। याद रखिएगा, जैव सूचक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कहें, जैव सूचक। तो आप लोग को याद हो गया होगा, जैव सूचक जहाँ लाइकेन स्थान पर नहीं पाया जाता वहाँ वायु जो होता है अधिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैव सूचक। अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है। याद रखिएगा, जीवाणु जो होता है एक कोशिकीय सरल जीव है जिसकी कोशिका केंद्रक विहीन होता है। ध्यान रखिएगा, इसकी कोशिका में जो होता है केंद्रक नहीं होता है। तो जीवाणु में कोशिका केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केंद्र से निर्मित होता है। याद रखिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होता है पेप्टिडोगल केंद्र से। तो हम लोग समझ गए होंगे, कवक के ध्यान रखिएगा काइटिन का बना होता है, और शैवाल के सेलुलोज का, और जीवाणु के पेप्टिडोगल केंद्र का निर्मित होता है। तो याद हो गया होगा तीनों का कोशिका भित्ति। जीवाणु द्विविभाजन के द्वारा जनन करते हैं। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विविभाजन के द्वारा जो होता है जीवाणु जो होता है अपना जनन क्रिया करता है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जीवाणु में पूछा जाएगा कि जो कौन सा जो होता है जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। तो याद हो गया होगा, जीवाणु में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके मृदा के उर्वरता को वृद्धि करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलहनी पौधे में अगर जो पूछा जाएगा जो कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो होता है, आप सर्वाधिक मात्रा में याद रखिएगा, मतलब वायु में जो होता है नाइट्रोजन होता है 78%, तो उसमें से जो है ये जो नाइट्रोजन को ग्रहण करके उर्वरता को जो है ये वृद्धि करता है। तो याद रखिएगा, राइजोबियम जीवाणु। उसके बाद लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिससे दूध जो हो जाता है दही बदल जाता है। तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है, तो लैक्टोज को न लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है ये दूध में जो होता है पाया जाता है लैक्टोज, और लैक्टोज को जो होता है क्या करता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है। इसलिए जो है दूध जो हो जाता है क्या चीज़ हो जाता है, दही हो जाता है। किण्वन प्रक्रिया, याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो है ये सब होता है। उसके बाद दिया गया है ब्रायोफाइटा। तो हम लोग जो है ब्रायोफाइटा के बारे में जान जाते हैं। अब देखिए, ब्रायोफाइटा में अब हम लोग समझते हैं, जो ब्रायोफाइटा में इस समूह के पौधे में जड़, तना एवं पत्ती पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। कुछ विकसित होता है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रायोफाइटा में जो है ध्यान रखिएगा, जड़, तना उसमें तो विकसित नहीं होता था, लेकिन इनमें
पूर्ण रूप से विकसित नहीं, मतलब थोड़ा सा होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इस समूह के पौधा में ना, ब्रायोफाइटा के समूह के पौधा में जड़, तना और पत्ती जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। ये जल के साथ साथ स्थल में भी पाया जाता है। इस पादप के समूह को उभयचर, याद रखिएगा, एम्फीबियंस वर्ग के प्लांट कहा जाता है। तो याद रखिएगा उभयचर पौधा किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा के पौधा को कहा जाता है। अब इस पौधा के अंतर्गत याद रखिएगा कौन कौन आता है, तो याद रखिएगा मॉस, रिक्सिया और लीवर बट, याद रखिएगा लिक्सिया, लीवर बट, तो याद रखिएगा, और फनेरिया भी जो आता है, रेक्सिया, फनेरिया, मॉस और लीवर बट जो होता है इन पौधा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है पूछा जाएगा जो मॉस किस पौधा के अंतर्गत, माने किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस, रेक्सिया, लीवर बट, फनेरिया ये सब आता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइटा में ध्यान रखिएगा इस वर्ग के पौधे में जड़, तना एवं पत्ती का विकास होता है। तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में जो होता है जड़, तना एवं पत्ती का विकास होता है। तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में जो होता है जड़, तना, पत्ती होता है। और इसमें जो होता है फर्स्ट लैंड माने प्लांट ऑफ ग्रुप, माने भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह है। याद रखिएगा ये पूछा जाएगा जो भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह कौन है, तो टेरिडोफाइटा है। इसमें इसके अंतर्गत याद रखिएगा फर्न आता है, और इसके बाद सैल्मोनेला आता है, सैल्मोनेला, और लाइकोपोडियम भी आता है। तो याद रखिएगा लाइकोपोडियम, फर्न, साल्मोनेला भी आता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा फर्न, लाइकोपोडियम। और टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती तो होता है लेकिन पुष्प इसमें नहीं होता है। तो फर्न में पुष्प होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा। लाइकोपोडियम में होगा तो नहीं होगा, लेकिन जड़, तना, पत्ती होगा। तो हम लोग को याद हो गया होगा जब आप लोग को याद हो गया जब टेरिडोफाइटा में जो होता है जड़, तना और पत्ती होता है लेकिन पुष्प नहीं होता है। और स्वपोषी कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखता है। तो स्वपोषी जितना पौधा होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट को ना स्टार्च के रूप में रखता है। याद रखिए आहार श्रृंखला में स्वपोषी प्रथम स्थान आता है। याद रखिएगा जो स्वपोषी जो होता है आहार श्रृंखला में जो होता है प्रथम स्थान आता है, और प्रथम पोषी स्तर भी बनाते हैं। याद रखिएगा यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के उपस्थिति में करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो होता है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जो है सूर्य के प्रकाश के क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये कर लेता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया है फेनरो गेम्स। हम लोग जो है क्रिप्टो गेम्स के बारे में हम लोग फरिया लिए हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है फेनरो गेम्स के बारे में जानते हैं। तो फेनरो गेम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फेनरो गेम्स के जो है दो भाग में हम लोग पीछे पढ़े हैं, दो भाग में विभाजित किया गया है, जिसको एक में है जिम्नोस्पर्म और दूसरा जो है एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग जो है नग्न बीजी या अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को जो है आवृत बीजी कहते हैं, जिसमें बीज पाया जाता है। इसमें जो है नग्न बीजी में नहीं पाया जाता है। तो देखिए तो हम लोग जो है आवृत बीजी को भी जो है दो भाग में बांटा गया है। तो एक बीजपत्री और दूसरा जो है द्विबीजपत्री। तो हम लोग जो है पुष्पीय पौधा माने फेनरो गेम्स के बारे में जो है बारी बारी से जानते हैं। तो हम लोग जो है पढ़े हैं कि जे इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एगो होता है नग्न बीजी या दूसरा जो होता है आवृत बीजी। इंग्लिश में याद रखें रेलवे में बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मतलब इंग्लिश में भी याद रखिएगा। तो हम लोग जो है बारी बारी से देखते हैं। नग्न बीजी या आवृत बीजी जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इस समूह के पौधे में जड़,
तना, पत्ती, फूल, बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं होता है। तो हम लोग समझ गए होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो होता है जड़, तना, पत्ती, फूल तो पाया जाता है, बीज भी पाए जाते हैं, लेकिन फल इसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा, नग्न बीजी पौधा में जो होता है जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज पाया जाता है, लेकिन फल नहीं होता है। याद रखिएगा, बीज किसी भी प्रकार के आवरण में बंद नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार के आवरण में जो होता है बंद नहीं होता है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, फर आता है, स्प्रूस आता है, केदार आता है, पाइन आता है, मेटा आता है, याद रखिएगा, और साइकस आता है। इन सभी के अंतर्गत जो है साइकस पूछा जाएगा, जो किसके अंतर्गत आता है, तो नग्न बीजी पौधा के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जो है आवृत बीजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आवृत बीजी इस समूह में जड़, पत्ती, तना, फूल, बीज सब पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें सभी अंग पाया जाता है। तो हम लोग जो है समझ गए होंगे, आवृत बीजी में जो है जड़, तना, पत्ती और फूल, बीज सब पाया जाता है। बीज फल के अंदर होता है, जैसे आम, जामुन, लीची, धान, गेहूं, मक्का आदि। ध्यान रखिएगा, बीज जो होता है फल के अंदर होता है। आम के देखते हैं जो फल के अंदर होता है बीज, और जामुन में भी देखते हैं, लीची में भी देखते हैं, धान में भी देखते हैं, गेहूं, मक्का, इस सभी में जो होता है बीज जो होता है। अब आवृत बीज जो होता है दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार। नोट में दिया गया है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो होता है विशेष प्रकार के संवहन उत्तक पाया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है एक बीजपत्री। दो भाग में बांटा गया है। तो हम लोग जो है दो भाग में देखते हैं। तो ये पहला देखते हैं जो उसका एक बीजपत्री। एक बीजपत्री वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता हो, उसे हम एक बीजपत्री कहते हैं। देखिए, इसके पत्तियों में समांतर विन्यास पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, धान समांतर विन्यास बड़का बड़का जो है पाया जाता है। जैसे बरकर का पत्ता होता है, लंबा होता है, समांतर विन्यास। देखते हैं कि जो धान जो है, धान में जो है दो भाग में बांटते हैं धान को, बीज को तो नहीं बांटते हैं। तो एक समांतर रूप से जो है, मान प्राकृतिक रूप से दो भाग में बटा रहेगा ना, तो वो जो होता है मतलब दो बीजपत्री होता है। प्राकृतिक रूप से एक बीज में बटा हुआ रहता है तो उसको हम एक बीजपत्री। जैसे गेहूं के देखते हैं तो गेहूं में भी एक बीजपत्र होता है, मक्का में भी एक बीजपत्र होता है, लीची में भी एक बीजपत्र होता है, खजूर में भी देखते हैं तो एक बीजपत्र, कटहल में एक बीजपत्र। तो इस तरह के पौधे में ध्यान रखिएगा, उसमें जो होता है एक बीजपत्री होता है। एक बीजपत्री रेशेदार जड़ पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बीजपत्री में जो होता है रेशेदार माने जड़ पाया जाता है। तो ये भी आप लोग को याद हो गया जो एक बीजपत्री में जो होता है रेशेदार बीज पाया जाता है। देखिए, समझते हैं हम लोग रेशेदार बीज माने जड़ क्या होता है से। देखे होंगे आप लोग, अगर तार के पौधा देखे हैं तो तार के पौधा में देखते हैं जो गुलिया गुलिया के रहता है। प्याज तो आप देखे होंगे, प्याज देखिए, प्याज से समझ लेते हैं। तो प्याज देखते हैं तो उसमें गुलिया गुलिया के रेशेदार लेखा, रेशा लेखा निकला हुआ रहता है, छोटा छोटा अथी जड़। तो वही जो होता है रेशेदार जड़ होता है, याद रखिएगा। तो उस तरह के पौधा जो होता है, जैसे धान में भी देखिएगा तो मतलब गुच्छा लेखा एक ठोन रहता है, गेहूं में भी देखिएगा तो उसी तरह से होता है, मक्का में भी देखिएगा तो उसी तरह से रहता है, लीची में भी जो होता है उसी तरह के रहता है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे जो रेशेदार जड़ पाया जाता है, और सभी में नहीं होता है, कुछ मतलब जो है कुछ अपवाद में भी होता है, याद रखिएगा। द्विबीजपत्री वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भागों में बटा होता है। तो याद रखिएगा, दो बराबर भाग में, जैसे आम के जब हम लोग आम खाते हैं तो उसका आँठी जो होता है, आँठी मतलब गुठली जो होता है, उसमें देखते हैं तो उसको जब हम चिरते हैं माने फाड़ते हैं तो उसको जो है दो भाग में विभाजित हो रहता है। तो जो होता है द्विबीजपत्री होता है, याद रखिएगा। जामुन में भी याद रखिएगा,
काजू में भी दो भाग में बटल देखिएगा, मूंगफली में भी देखिएगा तो मूंगफली जैसे बादाम में भी देखिएगा तो दो भाग में बटा हुआ रहता है। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे दिया गया है बीज में अंकुरन निकलने की क्रिया को अंकुरन कहते हैं। देखिए अंकुरन निकलने की प्रक्रिया को ना अंकुरन कहते हैं। देखिए देख रहे हैं जी ये अंकुरा हुआ है तो बीज में जो है ये अंकुरा हुआ है वो जो है अंकुरन निकलने की प्रक्रिया को जो है हम अंकुरन कहते हैं। बीज में अंकुरन के लिए जो है नमी, ऑक्सीजन और तापमान की जरूरत होती है। याद रखिएगा बीज में जो होता है अंकुरे के लिए जो होता है नमी, ऑक्सीजन और तापमान की जरूरत होना जरूरी है। अंकुरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये बात की। उसके बाद बीज में अंकुरन के लिए प्रकाश तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखिएगा तापमान रहना जरूरी है लेकिन प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद उर्वरक मतलब जो है रसायन पदार्थ का भी जो है कोई ज़रूरी नहीं होता, वो अकुर जाता है। जैसे हम लोग जो है चना उना को जो है देखते हैं कि जो रखते हैं तो उसमें हम भिजा देते हैं, भिजा हुआ रहता है, अब भिजा हुआ रहता है तो उसमें अकुर जाता है, देखते हैं। उसके बाद अंकुरन के उपरांत बीज से दो संरचनाएं विकास होती है। देखिए बीज से जो होता है दो संरचनाएं विकास होता है। तो हम लोग आगे देख रहे हैं बीज से दो, एगो ऊपर की तरफ निकलता है, एगो नीचे की तरफ निकलता है। तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, उसके बारे में है दिया गया है ये ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है। देखिए अब देखिए ऊपर की ओर जो पृथ्वी के ऊपर की ओर जो वृद्धि करता है, जैसे बीज डालें तो पृथ्वी के ऊपर की ओर एगो आता है, एगो नीचे की ओर जाता है। तो दो तरह के निकलता है उपरांत, उसके उपरांत अंकुरन के उपरांत। तो हम लोग जो है बीज के ऊपर जो जाता है उसको हम लोग जो है परांकुर कहते हैं, जिसको हम लोग जो है तना उना में जो होता है, फूल उल में जो होता है, परांकुर से जो होता है फूल उल तना उना जो है विकास हो जाता है। तो हम लोग जो है इससे जो है परांकुर से विकसित होकर पत्ती तना, फूल का निर्माण होता है। इस समूह को पररोह कहते हैं। ध्यान रखिएगा परांकुर से जो तना, पत्ती, फूल उल का विकास होता है तो उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पररोह कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा पररोह क्या होता है इसे। उसके बाद पृथ्वी के अंदर भी जाता है, तो पृथ्वी के अंदर जाता है उसको हम लोग जो है मूलांकुर कहते हैं। रेडिकल, इंग्लिश में रेडिकल कहा जाता है। तो हम लोग जो है समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे जो परांकुर क्या होता है, मूलांकुर क्या होता है। तो जब बीज हम डालते हैं, बाऊ करते हैं, तो उसमें ऊपर की ओर जाता है तो उसको हम परांकुर कहते हैं, और नीचे की ओर आता है उसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं। तो समझ गए होंगे। उसके बाद दिया गया है यह पृथ्वी के नीचे की ओर विकसित होता है। ध्यान रखिए, अभी तुरंत हम बोले कि जो पृथ्वी के नीचे की ओर विकसित होता है उसको हम मूलांकुर कहते हैं। इससे जो होता है जड़ का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मूलांकुर से जो होता है जड़ का निर्माण होता है नीचे तरफ। अब हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं जड़। सबसे पहले दिया गया है जड़, तो जड़ के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जड़ जो होता है यह मुख्य रूप से जड़ का विकास होता है, माने जड़ जो होता है जड़े के विकास करता है, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। देखिए रेडिकल से मुख्य जड़ का विकास होता है, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं, जिसको हम लोग मूसला जड़ भी कहते हैं। टैप रूट शाखा के रूप में विभाजित हो जाता है। देखिए टैप रूट जो होता है ना शाखा के रूप में विभाजित हो जाता है। देखते हैं कि जो बड़ा बड़ा अलग अलग भाग जाता है, शाखा डार के रूप में जो होता है बहुत बहुत दूरी तक भाग जाता है। उस जड़ को हम लोग जो है अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो याद रखिएगा टैप रूप जो होता है शाखा के रूप में जब विभाजित होता है उसको हम लोग जो है अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ जो होता है बाल जैसी रचना का निर्माण करता है। तो अपस्थानिक जड़ में देखते होंगे तो बाल जैसी जो है रचना का निर्माण करता है। देखिए तो हम लोग जो है जड़ जो है देखते हैं, देखिए जड़ ये देख रहे हैं, तो ये जड़ जो देखे है तो इस शाखा के रूप में देख रहे हैं विभाजित हो रहा है। तो शाखा के रूप में जो विभाजित होता है तो उसको हम लोग जो है अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इससे ही जो है रेशा लेखा निकलता है, छोटा छोटा धागा लेखा निकलता है, तो उसको हम लोग जो है ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, तो
हम लोग जो है उसको जो है मूल रोम कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग जो है जो अपस्थानिक जड़ से जो है बाल के जैसी संरचना निकलता है उसको हम लोग मूल रोम कहते हैं। अब मूल रोम का निर्माण जो होता है 1 सेल से होता है। याद रखिएगा, मूल रोम का निर्माण जो होता है 1 सेल से, माने एक कोशिका से होता है। यह भूमि के अंदर बढ़ता है, तो ध्यान रखिएगा, और गुरुत्वानुवर्तन बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है जड़ जो होता है किस तरफ बढ़ता है, तो गुरुत्वानुवर्तन बढ़ता है। अब हम लोग जड़ का कार्य समझते हैं। तो जड़ का कार्य जो होता है, जड़ के कार्य जो होता है, पौधे को मिट्टी से जड़ जकड़े रहता है। ध्यान रखिएगा, जिससे पौधे का ताकत मिलता है। देखिए, पौधे जो होता है ना, पौधा जो होता है ये मिट्टी को जो होता है, जड़ जो होता है, पौधे के जड़ जो होता है वो मिट्टी को जकड़ा हुआ रहता है, और जड़ को जो माने पौधों को ताकत भी प्रदान करता है, मतलब खड़ा होने का जो है सहारा प्रदान करता है। मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल खनिज को अवशोषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मूल रोम माने जड़ के द्वारा जो होता है मिट्टी से जो होता है खनिज जल का निर्माण, मतलब जो है ग्रहण करने लगता है। जड़ में पॉजिटिव माने जियोट्रोपिज्म तथा निगेटिव प्रोट्रोपिज्म पाया जाता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जड़ में जो होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म पाया जाता है, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव पाया जाता है और फोटोट्रोपिज्म जो होता है निगेटिव पाया जाता है। याद हो गया होगा आप लोग को। और उसके बाद दिया गया है, यह भोजन को संग्रह करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, भोजन को जो है संग्रह करने का काम करता है जड़ मुख्य कार्य अलावा। देखिए, इसके अलावा जो है अन्य भी कार्य होता है इसका। यह जड़ पौधे में बने भोजन को संचित करने का काम करते हैं। जैसे गाजर जो होता है जड़ का उदाहरण है। मूली, शलजम, शकरकंद, चकुंदर, ये सब किसके उदाहरण है, तो जड़ का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जड़ का उदाहरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, चकुंदर, ये सब जो होता है जड़ का उदाहरण होता है। कुछ जड़ तनों के विकसित होते हैं, जैसे वृद्धि करके जमीन को स्पर्श कर देता है, उसको हम स्तंभ जड़ कहते हैं। जैसे देखे होंगे बरगद के पेड़ देखे होंगे, चाहे रबर का पेड़ या पीपर के पेड़, इसमें देखते हैं जो डाढ़ से जो होता है, शाखा से जो होता है निकला हुआ रहता है, और उन शाखा से निकल कर जो है फिर जो है पृथ्वी के अंदर जो है स्पर्श कर जाता है, माने धंस जाता है। तो आप लोग ऐसा देखे होंगे बरगद उरगद के पेड़, उसमें देखे होंगे जो ऊपर से डाढ़ से निकल जाता है, और वो जो जड़े होता है, जड़ जो होता है वो फिर जो है धरती से टच करके मतलब जो उसमें या तो घुस जाता है ना तो टच रहता है, उसी को हम लोग स्तंभ जड़ कहते हैं। याद रखिएगा, और प्रोप्ट रूट के मदद से जो है उसको ताकत मिलते रहता है। तो ये सभी जो है, इसमें कौन सा पौधा उसमें होता है, तो बरगद होता है, रबर का पेड़ होता है, और पीपल के पेड़ होता है उसके अंतर्गत। याद रखिएगा, जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जड़ में जो होता है नोड एवं इंटरनोड नहीं पाया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जड़ जो होता है इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है तना के बारे में जानते हैं। तो तना जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेम कहते हैं, इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, तना में जो होता है नोड एवं इंटरनोड पाया जाता है। इसका विकास पृथ्वी के विपरीत तथा प्रकाश के दिशा में। देखिए, जड़ का विकास हम लोग देखे हैं तो गुरुत्वानुवर्तन होता है, माने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है, माने उसका आते हैं। इसमें जो होता है पृथ्वी के विपरीत, माने ऊपर की तरफ है, प्रकाश के दिशा में होता है, इसलिए जो है इसको जो है प्रकाशनुवर्तन हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, या फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जड़ में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। देखिए, फोटोट्रोपिज्म मतलब पॉजिटिव मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज, मतलब जो ऊपर की ओर बढ़ा तो फोटोट्रोपिज्म होगा। और निगेटिव जियोट्रोपिज्म मतलब जियोट्रोपिज्म गुरुत्वानुवर्तन जो होता है निगेटिव होता है। याद रखिएगा, यह पौधे का मुख्य भाग होता है जिस पर पत्ती, फूल, फल विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, तना पर जो होता है पत्ती, फूल और फल जो होता है विकसित होता है। उसके बाद जो है दिया गया है
तना पौधे को ताकत प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, तना जो होता है पौधे को जो है ताकत प्रदान करता है। उसके बाद तना के द्वारा ही पत्तियों के निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। देखिए, तना के ही द्वारा जो होता है ना, क्या होता है, भोज्य पदार्थ को जो है पौधे के विभिन्न भागों तक ला जो है पहुंचाया जाता है, और तथा जड़ से अवशोषित जल और खनिज को भी जो है पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है तना ही। तो ध्यान रखिएगा, हमारे मतलब पौधे में जो होता है तना जो होता है भोजन को जो है पत्ती तक विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, और जड़ से भी जो खींचा गया था जल और खनिज लवण उसको भी जो है पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है तना। उसके बाद दिया गया है कुछ तने भोज्य पदार्थ को संचित कर लेता है। देखिए, कुछ तना जो होता है भोज्य पदार्थ को जो होता है मतलब अपना संचित कर लेता है, जिससे अपना जो है वो पोषण कर सके। जैसे तना का उदाहरण याद रखिएगा, आलू होता है, प्याज होता है, अदरक होता है, हल्दी होता है, ओल होता है, अरबी होता है, लहसुन होता है। तो आप लोग जो है हद कर दी, आपने कोडिंग याद रखिएगा, ह से हल्दी, द से होता है अदरक, आ से हो गया आलू, प से हो गया प्याज, आपने आ डबल आ याद रखिएगा, तो आ से ओल, आ से अरबी, और ल से लहसुन याद रखिएगा। तो कोडिंग भी ध्यान रखिएगा, हद कर दी आपने। उसके बाद दिया गया है कुछ तना पत्तियों के रूप में विकसित होता है। देखिए, कुछ तना ऐसा होता है जो पत्ती के रूप में विकसित होता है। तो ध्यान रखिएगा, नागफनी के पौधा देखे होंगे तो इसमें जो होता है पत्ती के रूप में जो होता है विकसित होता है, और कुछ तना जो होता है क्या होता है, कांटे के रूप में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ तना जो होता है पत्ती के रूप में विकसित होता है जैसे नागफनी के, और कुछ तना जो होता है कांटे के रूप में विकसित होता है जैसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे नींबू का, बेल का और बबूल का। ध्यान रखिएगा, नींबू, बेल और बबूल का जो होता है तना जो होता है जो है कांटे के रूप में पाया जाता है। देरी नहीं करते हैं, तो दिया गया है पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। देखिए, पत्ती जो होता है ना, ये पत्ते का माने पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जो इसके द्वारा जो है कई कार्य किया जाता है। तो हम लोग जो है पत्ती के बारे में हम लोग जानते, तो देख रहे हैं आप लोग चित्र देख रहे हैं पत्ती के, तो पत्ती के बारे में हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं। तो पत्ती के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। देखिए, पत्ती के जो भाग होता है उसमें छोटा छोटा जो होता है क्या होता है, छिद्र होता है, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। याद रखिएगा, पत्ती में जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है, रंध्र, आना तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। याद रखिएगा, और रंध्र की मदद से, इसे स्टोमाटा के ही मदद से जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होते रहता है। तो हम इस क्रिया को जो है क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रंध्र से जो होता है, रंध्र से ही जो होता है ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होते रहता है। तो हम रंध्र को ही हम क्या कह सकते हैं, तो श्वसन अंग कह सकते हैं, या पत्ती को भी श्वसन अंग कह सकते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है पौधे में रंध्र का खुलना और बंद होना कोशिका के अंदर उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए समझिए, पौधा में जो होता है ना, रंध्र का जो है खुलना और बंद होना, वो कोशिका के अंदर जो जल जितना उपस्थित रहेगा, ज़्यादा मात्रा में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मात्रा में अगर जो कोशिका के अंदर जल उपस्थित रहता है तो रंध्र जो है नहीं खुलता है जल्दी से। तो जो होता है मतलब इसमें अब ध्यान रखना है ये भी कि जे पौधा में जो रंध्र जो खुलता है या बंद होता है किस कोशिका के द्वारा होता है, तो कोशिका याद रखिएगा द्वार कोशिका। नाम हम क्या बोले, द्वार कोशिका।
तो द्वार कोशिका के कारण जो होता है ये जो होता है बंद। द्वार कोशिका किससे घिरा हुआ रहता है? तो याद रखिएगा सहायक कोशिका से जो होता है द्वार कोशिका घिरा हुआ रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये द्वार कोशिका जो होता है ये पत्ती में पाया जाता है, और द्वार कोशिका किससे घिरा होता है? तो सहायक कोशिका से घिरा होता है। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। आगे दिया गया है पत्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पत्ती पर के सतह पर जो है विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हम लोग हरित माने जिसमें जो है हरित लवक का निर्माण होता है। इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है किस में होता है? तो याद रखिएगा पत्ती में होता है, और पत्ती में होता है तो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद पत्ती पर सूर्य की रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से पत्ती से जलवाष्प जल के रूप में बाहर निकल आते हैं, जिससे तापमान को नियंत्रित किया जाए। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए पत्ती से माने पत्ती से जो होता है सूर्य की रोशनी से जो है तापमान जब बढ़ता है तो उसमें जलवाष्प जो होता है, जल के मात्रा जो होता है वाष्प के रूप में जो होता है बाहर निकल आता है और तापमान को नियंत्रित करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, याद रखिएगा बाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया गया है रात्रि में छोटे पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल के कारण एक प्रीजर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जो है रूट प्रीजर कहते हैं। ध्यान रखिएगा रात्रि के समय छोटा छोटा जो पौधा होता है उसमें जो होता है जल अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित करने के बाद जो है उसमें प्रीजर का निर्माण होता है। अब प्रीजर जो है हम उस प्रीजर को क्या कहते हैं? तो रूट प्रीजर कहते हैं। हम लोग जानते हैं जो जल का अवशोषण जो होता है रूटे के कारण, तो मतलब जड़ के कारण होता है। तो याद रखिएगा उसमें इस दाब के कारण जो होता है पत्ती के शीर्ष भाग में जल बूंदे रूप में बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग जो है बिंदु स्राव कहते हैं या गुटेशन कहते हैं। याद रखिएगा गुटेशन और नहीं तो बिंदु स्राव। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब जल बूंदे बूंदे अगर जो बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बिंदु स्राव कहते हैं, याद रखिएगा। और या गुटेशन कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ के। कुछ पत्ती कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। हम कल भी पढ़े हैं कि जो तना जो होता है कुछ कांटे के रूप में है। इसमें ध्यान रखना है जो कुछ पत्ती भी जो होता है कांटे के रूप में जो होता है रूपांतरित हो जाता है, जिससे पृष्ठ क्षेत्र मान कम हो जाता है। इसके मान स्वरूप जो होता है ट्रांसपायरेशन के मतलब क्या होता है? तो याद रखें बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है? कमी हो जाती है, जिससे पत्तियां कम पानी में भी विकसित हो जाता है। देखिए ट्रांसपायरेशन के जो होता है कमी जो दर जो होता है कमी हो जाता है, और कमी होने के कारण जो होता है पत्तियां कम पानी में भी जो होता है विकसित हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है ट्रांसपायरेशन के मतलब बाष्पोत्सर्जन कम होने से वाटर लॉस कम होता है। इस प्रकार के रूपांतरण मरुस्थलीय पौधा, मतलब जिसको हम लोग मरुस्थलीय माने ध्यान रखिएगा बालू में उगाया गया पौधा को हम लोग जीरोफाइट पौधा कहते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे में देखे जाते हैं, जैसे नागफनी। याद रखिएगा नागफनी में भी इस तरह के क्रिया होते रहता है। कुछ पत्तियां परतान के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे आसपास के वस्तु पकड़ने में मदद। देखिए ध्यान रखिएगा कुछ पत्ती जो होता है ध्यान रखिएगा जो कीड़ा मकोड़ा जो खाता है पत्ती, तो उस जो होता है आसपास के वस्तु के पकड़ने में जो है ये कार्य करता है परतान के रूप में। जैसे मुंह एक तरह से जो है देखते हैं तो वो दो तरह से चिपक जाता है, माने दोनों तरफ से। ऐसा देखिएगा तो मटर के प्लांट देखते हैं तो उसमें मटर जो देखते हैं दोनों तरफ से चिपका हुआ रहता है, तो उसमें जो होता है खेसारी
लतरी, इस सब में जो होता है ऐसा जो होता है। तो याद रखिएगा पर्तान के रूप में विकसित हो जाता है। तो पर्तान के रूप में कौन पौधा विकसित होता है? तो मटर के पौधा और खेसारी के पौधा, याद रखिएगा, स्वीट पी। उसके बाद दिया गया है पौधे के पर्तान में वृद्धि उन कोशिका के विभाजन से होती है जो आलम से दूर होती है। ध्यान रखिएगा, आलम से दूर जो दूर होता है कोशिका, उनमें जो होता है पर्तान की वृद्धि होता है, ये भी याद रखिएगा। कुछ पौधे में पत्तियां घरे के रूप में होता है। घरे में कीट पकड़ने, देखिए कीट उट जो देखते हैं घर के रूप में बना लेता है। कहला बनाता है क्योंकि जो है उसमें जो है कीट उट जो है आता है तो उसको भक्षण कर लेता है, तो इसलिए जो है घर के रूप में बना लेता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है जिसमें कीटों से सड़े हुए शरीर में नाइट्रोजन प्राप्त कर ले। देखिए कीट जब सड़ जाता है तो उसमें जो होता है नाइट्रोजन उससे जो है वो प्राप्त कर ले। इस प्रकार के पौधे कीट भक्षी पौधा कहलाते हैं। याद रखिए, कीट को खाता है ना पौधा, उसको हम लोग जो है कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ये वैसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ मिट्टी मतलब नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, मिट्टी में नाइट्रोजन जहाँ नहीं पाया जाता है वह स्थान पर जो है कीट भक्षी पौधा पाया जाता है, जिसको हम लोग कीट भक्षी पौधा, ध्यान रखिएगा, पिंचर प्लांट जो होता है, पिंचर प्लांट जो होता है कीट भक्षी पौधा है। और इट्रेकुलेरिया डोरेजिया डोरेसेरा मतलब जो होता है यूट्रिकुलेरिया डोरेसेरा जो होता है पौधा, ये भी कीटभक्षी पौधा है। और नेपथस भी जो है नेपेंथस भी जो है पौधा जो है नेपेंथस, वो भी जो है ध्यान रखिएगा कीटभक्षी पौधा होता है। तब हम लोग समझ गए होंगे जो कीटभक्षी पौधा कौन कौन है से। उसके बाद इसमें यूट्रिकुलेरा एवं ड्रोसेरा जलीय कीटभक्षी पौधा। देखिए इसमें तो दिया गया है यूट्रिकुलेरिया जो होता है, यूट्रिकुलेरा या जो होता है या ड्रोसेरा जो होता है, जल में पाए जाने वाला कीटभक्षी पौधा है। और शेष जो है जो बच गया है वो तीनों, उन सभी जो होता है ध्यान रखिएगा ये स्थलीय कीटभक्षी पौधा होता है। उसके बाद दिया गया है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं यूरिया के रूप में प्राप्त करता है। देखिए अधिकांश पौधा जो होता है ना, नाइट्रोजन पौधे जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में और यूरिया के रूप में अवशोषित करता है। मटर के पर्तान और नागफनी के परनाभ वृंत दोनों जो है समजात अंग है। ध्यान रखिएगा, नागफनी और मटर के पर्तान मतलब जो देखते हैं जो ऊपर से मटर के जो चिपका हुआ रहता है वो जो होता है, दोनों जो होता है और नागफनी के पर्तान जो होता है, ये दोनों समजात अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा ये समजात अंग। उसके बाद एक जैसा दिखाई देता है ना, तो उसी को हम लोग जो है समजात अंग कहते हैं। अब फूल में हम लोग चलते हैं, तो फूल में देखते हैं कि ये बड जो है कली है, ये फ्लावर से मतलब जो है फूल है, और लीफ मतलब पत्ता है, ये पेडिकल मतलब डंठल है, और रूट देख रहे हैं जड़ है। तो अब फूल के बारे में हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं। अब देखिए पौधे में फूलों के खिलने की क्रिया जो है क्या कहलाता है, तो एंथेसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधा में जो फूल खिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथेसिस कहते हैं। फूलों में मुख्यतः 4 संरचना होती है, याद रखिएगा, मुख्य रूप से 4 संरचना होती है। एगो बाह्य दलपुंज होता है, एगो दलपुंज होता है, एगो पुमांग होता है, एगो जयांग होता है। तो हम लोग जो है समझते हैं जो बाह्य दलपुंज कौन हुआ और पुमांग और जयांग कौन कौन हुआ से समझिए। तो ध्यान रखिएगा, जो बाह्य दलपुंज जो होता है, ये जो देख रहे हैं ये हरा वाला भाग जो होता है ये बाह्य दलपुंज होता है। हरा वाला भाग समझ गए होंगे जो क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। और दलपुंज कौन होता है, तो याद रखिएगा दलपुंज जो होता है ये देख रहे हैं कि जो रंगीन भाग जो है गुलाबी बैगनी कलर, वो जो होता है क्या होता है, वो दलपुंज होता है। और ये सब जो देख रहा है ये बीच वाला छोड़कर ये वाला देख रहा है ये दलपुंज नहीं पुमांग होता है, ये जो देख रहे हैं ये भाग जो देख रहे हैं बीच वाला ये जयांग होता है। तो हम लोग जो है बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। फूलों के डंठल को
पेडिकल कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो फूलों के डंठल को जो होता है पेडिकल कहा जाता है। अब हम लोग जो है बाह्य दलपुंज के बारे में जानते हैं। यह फूलों में सबसे नीचे माने स्थित होता है, इसके द्वारा फूलों का सहारा मिलता है। तो अभी हम तुरंत बोले हैं जो फूलों के सहारा प्रदान करने में जो होता है बाह्य दलपुंज होता है, जो हरे रंग के होता है। याद रखिएगा, ये नीचे भी दे दिया गया है, हरे रंग का होता है जिसमें पर्ण हरित पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फूल में अगर जो पूछा जाएगा जो पर्ण हरित कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा सेपरेट में अगर जो पूछा जाए फूल के ही चर्चा करा जाए तो आप लोग याद रखिएगा जो फूल में जो होता है बाह्य दलपुंज में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल के कारण फूलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल के कारण ही जो होता है फूलों में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। यानी हम लोग जो है बाह्य दलपुंज में कह सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाह्य दलपुंज के एक भाग को सैंपल माने सेपल कहते हैं, जो बाह्य दलपुंज का इकाई है। ध्यान रखिएगा बाह्य दलपुंज के इकाई क्या है, सैंपल है, याद रखिएगा सेपल। उसके बाद हम लोग दलपुंज जानते हैं। तो दलपुंज में यह फूल का दूसरा भाग होता है। ये पहला भाग था ऊपर सबसे पहला भाग, और ये दूसरा भाग होता है। यह अलग अलग पौधे में कोलेरा अलग अलग आकर्षण रंगों का होता है। जहाँ हम लोग देखते हैं जो रंग बिरंग के फूल होता है, उसमें जो है रंगीन टाइप के होता है। तो वही जो हुआ आप लोग जो है समझ गए होंगे, जो बैगनी कलर हम अभी दिखाए हैं वही क्या होता है, दलपुंज होता है। और इन रंगों का निर्माण बर्नी लवक माने क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ध्यान रखिएगा क्रोमोप्लास्ट के कारण जो होता है ये जो होता है दलपुंज का जो है रंग अलग अलग पाया जाता है। कोलेरा में एक विशेष प्रकार के गंध होता है। हम लोग जानते हैं देखते हैं कि जो उसमें जब हम लोग सूंघते हैं फूल के तो उसमें विशेष प्रकार के गंध होता है, जिनका निर्माण आयल एवं ईस्टर करने में, ध्यान रखिएगा एस्टर को और आयल को निकालने में जो है वो काम आता है, याद रखिएगा। कोलेरा में मौजूद एक पंखुड़ी को पेंटल, देखिए उसमें था सेपल कहा जाता था, इसमें क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है, याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो बाह्य दलपुंज जो होता है, बाह्य दलपुंज में जो होता है याद रखिएगा उसमें भाग उसका इकाई को हम लोग क्या कहते थे, बाह्य दलपुंज के सेपल कहा जाता था, इसमें जो है पेटल कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे दिया गया है कोलेरा में माने दलपुंज में जो होता है मौजूद आकर्षक रंगों एवं आकर्षक खुशबू के कारण विभिन्न जंतु आकर्षित हो जाते हैं, जिसमें परागण की क्रिया। देखिए इसमें अब ध्यान रखिएगा, उसमें जब आता है तो रंग बिरंग के, तो आकर्षक रंग जो होता है उसमें जो है खुशबू आता है। तो खुशबू होने के कारण जो है वो जो है बहुत सारा जीव जंतु जो होता है माने कीट उट जो होता है वो आकर्षक होकर उस पर जो है बढ़ जाता है, और जिससे जो है परागण की क्रिया होता है, याद रखिएगा। पुमांग, अब हम लोग पुमांग जानते हैं। पुमांग ध्यान रखिएगा, यह फूल का मतलब फूल का मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, माने फूल का जनन माने मेल माने ध्यान रखिएगा नर जनन अंग होता है। तो ध्यान रखिएगा पुमांग जो होता है फूलों का नर जनन अंग होता है, याद रखिएगा। इसकी इकाई को स्टेमेन कहा जाता है, और ध्यान रखिएगा इसकी इकाई पुमांग के इकाई को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन मतलब पुंकेसर कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, याद रखिएगा पुंकेसर या पिस्टिल कहते हैं। तो हम लोग समझ गए होंगे कि जो पुमांग जो होता है फूल का नर जनन अंग होता है। उसके बाद पुमांग के द्वारा जो है मेल सेक्स सेल का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा मेल सेक्स मतलब XY का जो होता है निर्माण होता है पुमांग के द्वारा ही फूलों में, याद रखिएगा, जिससे जो है परागण की क्रिया कहा जाता है। तो जो निर्माण करता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण क्रिया। हम लोग जो जीव जंतु में क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो होता है परागण होता है। तो फूल में पौधे में जो होता है परागण होता है माने फूल में, और उसमें जो होता है फूल में और मानव में जो होता है जीव जंतु में जो होता है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है जयांग।
अब हम लोग जयांग के बारे में जानते हैं। जयांग यह फूल का फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है। ध्यान रखिएगा, यह जो होता है फीमेल मतलब जो है मादा जनन अंग होता है। याद रखिएगा, मादा जनन अंग होता है कौन? जयांग। इसकी इकाई को हम कार्पल कहते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसकी इकाई को हम लोग जो है स्त्री केसर कहा जाता है। और जयांग के द्वारा जो है फीमेल सेक्स मतलब एक सेक्स का निर्माण होता है, जो बहुत कोशिकीय संरचना के अंदर निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय संरचना के अंदर जो है इसका निर्माण होता है फीमेल सेक्स सेल का, और जिसे जो है हम इम्ब्रोलाइसिस कहते हैं। इम्ब्रोसिक कहते हैं। याद रखिएगा, इम्ब्रोसिक कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, इम्ब्रोसिक के अंदर म्योसिस माने अर्धसूत्री विभाजन मतलब होते रहता है, जो कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन। याद रखिएगा, मादा जनन अंग में जो होता है मतलब यानी हम लोग कह सकते हैं स्त्री केसर या जयांग में जो होता है वो जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहाँ होता है? तो अंडाशय में होते रहता है। अब हम लोग परागण समझते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागण माने स्टिग्मा तक चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो परागण जो होता है, परागण की क्रिया में जो होता है ये परागकण जो होता है स्टिग्मा तक चला जाता है मतलब वर्तिका तक चला जाता है। और प्लीनेशन के लिए जो है एजेंट महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसके आधार पर पुष्प का अलग अलग वर्ग हो जाता है। अब हम लोग नोट समझते हैं। फूलों में सर्वाधिक परागण कीटों के द्वारा होता है। कीटों के अंतर्गत सर्वाधिक परागण की क्रिया मतलब मधुमक्खी के द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कीटों में जो होता है सर्वाधिक जो प्रक्रिया जो होता है, फूलों में सर्वाधिक परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, कीट के द्वारा। कीट में किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नीचे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया होता है। याद रखिएगा, रेफ्लेक्सिया होता है, और ये जो होता है 1 मीटर व्यास होता है। इसका वजन लगभग जो है 8 से 10 किलो का होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा फूल जो होता है कौन होता है? रेफ्लेक्सिया होता है। याद रखिएगा, इसमें सबसे छोटा फूल बुल्फिया जो सरसों के दाने के बराबर होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा फूल जो होता है बुल्फिया होता है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया होता है जो 8 से 10 केजी का होता है, 1 मीटर व्यास होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा जो होता है बुल्फिया होता है, जो सरसों के दाना देखते हैं उसके समान होता है। कीट लाल रंग को नहीं देख पाता है। कीट ब्लू एवं वायलेट कलर को ज़्यादा पसंद करता है। याद रखिएगा, कीट जो होता है वो लाल रंग को नहीं देख पाता है, लेकिन वायलेट और ब्लू रंग के जो है बहुत पसंद करता है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है, रेड और ऑरेंज कलर पक्षियों के लिए उत्तम रंग है। याद रखिएगा, लाल और नारंगी कलर जो होता है पक्षी के लिए जो होता है उत्तम अधिक कलर है। याद रखिएगा, पराग नली की लंबाई वर्तिका के ऊपर सतह पर परागण के बीच बीजांड के बीच एक दूसरे पर निर्भर करता है। पराग नली की लंबाई जो होता है लगभग जो है 8 से 10 इंच का होता है। देखिए, पराग नली हम जो उस फूल के चित्र दिखाए थे, देखिए यह फूल के चित्र है दिया गया। देखिए ये फूल के चित्र है, तो इस फूल के चित्र में ये जो देख रहे हैं यही पराग नली होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो पराग नली होता है, तो ये कह रहा है जो पराग नली जो होता है ये जो है उसके जो है ध्यान रखिएगा, जो उसके वर्तिका के मतलब ऊपरी सतह पर निर्भर करता है, जो कितना होगा कितना नहीं होगा। लेकिन औसत जो होता है इसका जो होता है लंबाई लगभग मान लेते हैं जो 8 से 10 इंच का होता है। अब हम लोग समझते हैं गुरुत्वानुवर्तन। किसी जीव की ऐसी वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के उद्दीपन से जो प्रभावित होता है उसको गुरुत्वानुवर्तन। वैसा गति जो प्रकाश की ओर होता है या उसके विपरीत होता है उसको हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं।
एक होता है रसानुवर्तन। तो रसानुवर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी विशेष रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ना माने रसायन अनुवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिए, रसायन पदार्थ की ओर जब मुड़ता है ना तो उसको रसायन अनुवर्तन कहते हैं। अब नीचे दिया गया है फूल माने फल। फल अब देखिए, फल का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। ध्यान रखिएगा, फल का निर्माण जो होता है कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है, मतलब ओवरी से होता है। अंडाशय से फल का निर्माण आधार दो भाग में होता है, एक होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। तो हम लोग सबसे बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सत्य फल क्या होता है इसे देखते हैं। वैसा फल जिनका ओवरी के द्वारा निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, अंडाशय के द्वारा निर्माण होता है उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। अब सत्य फल कौन कौन होता है, तो आम होता है, अमरूद होता है, जामुन होता है, धान होता है, गेहूँ होता है। तो अंडाशय के द्वारा जो निर्माण होता है उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं, याद रखिएगा। या इंग्लिश में ओवरी के द्वारा निर्माण होता है। जैसे में आम हुआ, अमरूद हुआ, जामुन हुआ, धान हुआ, गेहूँ हुआ, ये सब जो होता है सत्य फल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं असत्य फल के बारे में। देखिए, असत्य फल जो होता है वैसा फल जिनका निर्माण अंडाशय के छोड़कर फूल के अन्य भाग द्वारा होता है। याद रखिएगा, अंडाशय के छोड़कर फूल के अन्य भाग द्वारा जिसका निर्माण होता है तो वो जो होता है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। जैसे सेब के देखते हैं तो कहाँ से होता है, तो देखिएगा तो वो जो होता है कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा जे वो जो होता है डंठल के द्वारा होता है। अनानास, नाशपाती, काजू, ये सब जो डंठल के द्वारा, कटहल जो देखते हैं तना के द्वारा होता है, अंजीर, ये सब जो होता है डंठल या तना उना के द्वारा होता है। तो ये सब जो होता है क्या, कौन सा फल कहलाता है, तो असत्य फल कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अंडाशय के द्वारा जो निर्माण होता है तो उस फल को हम लोग जो है सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हुआ, गेहूँ हुआ, याद रखिएगा, आम, गेहूँ, धान, ये सब जो होता है सत्य फल का उदाहरण है। सेब, अनानास, नाशपाती, काजू, कटहल, ये सब जो है असत्य फल का उदाहरण है। फलों में मौजूद बीज के बाहर आने वाले भाग फल भित्ति, याद रखिए, बीज के बाहर जो होता है उसको हम लोग जो है फल भित्ति कहते हैं, याद रखिएगा। और प्रीकार्स का निर्माण होता है 3 लेयर में होता है, याद रखिए, जो निम्नलिखित है। देखिए 3 लेयर होता है, देखिए समझ लेते हैं हम लोग जो 3 लेयर कौन कौन होता है। एक होता है बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति और तीसरा जो होता है अंतः फल भित्ति। तो हम लोग समझ गए होंगे, बाह्य फल भित्ति, अंतः माने मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, 3 लेयर का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग समझ गए कि जो बाह्य फल भित्ति होता है, दूसरा में मध्य फल भित्ति और तीसरा में जो होता है अंतः फल भित्ति। तो यह पेरिकार्प्स के बाहर वाली भाग में होती है, जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, बाह्य फल भित्ति किसका निर्माण करता है, तो छिलके का निर्माण करता है। तो याद हो गया होगा, जब बाह्य फल भित्ति जो होता है छिलके का निर्माण करता है। उसके बाद मध्य फल भित्ति, यह पेरिकार्प्स का बीच वाला हिस्सा होता है जो फल में गुद्दा का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, मध्य फल भित्ति किसका निर्माण करता है, तो गुद्दा का निर्माण करता है। मध्य फल भित्ति गुद्दा का निर्माण करता है। यह और तीसरा हम लोग समझते हैं अंतः फल भित्ति। पेरिकार्प्स का सबसे अंदर वाला भाग परत जो होता है वो जो बीज के ढकने का कार्य करता है। याद रखिएगा, बीज के ढकने का कार्य कौन करता है, तो मध्य फल भित्ति माने अंतः फल भित्ति कार्य करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे 3 भाग। अब हम लोग जो है खाने योग्य भाग जानते हैं, जो कौन फल को हम क्या खाते हैं और उसका क्या होता है खाने योग्य भाग। तो ध्यान रखिएगा, इधर एक तरफ फल दिया गया है और खाने योग्य भाग। देखिए, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, इन सभी को जो है हम लोग जो है भ्रूण पोष खा जाते हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी को जो है हम लोग जो है बजरा भी होता है और नारियल भी जो होता है उसका जो है हम लोग जो है भ्रूण पोष खा जाते हैं। याद रखिएगा, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बजरा, नारियल, ये जो होता है ये हम लोग इसके जो है भ्रूण पोष को खा जाते हैं। अब आम देखते हैं, आम, पपीता, इमली,
ध्यान रखिएगा, आम पपीता इमली का जो है हम लोग जो है मध्य फल भित्ति खा जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जे आम माने देखते हैं कि जो हम लोग छिलका हटा देते हैं, बीच वाला भाग खा जाते हैं। तो मध्य फल भित्ति बीच में हम तुरंत बोले हैं, तो गुद्दा का निर्माण करता है, तो गुद्दा जिसको हम खाते हैं तो मध्य फल भित्ति खाएं। और भ्रूण का मतलब जो है बीज उज के ढकने का काम करता है, तो हम लोग जो है अंत फल भित्ति मतलब कहने का मतलब है कहते कि ये भ्रूण पोष को हम लोग खा जाते हैं। कौन कौन के? तो बीज उज के खाइएगा ना तो बीज आना बीजांड आना तब भ्रूण पोष उसको कहा। गेहूँ भी बीजांड के रूप में होता है और धान भी, और मक्का ज्वार बजरा भी होता है, तो भ्रूण पोष हम खाते हैं। आम पपीता इमली का जो है मध्य फल भित्ति खाते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है अमरूद। अमरूद, करेला और बैगन। अमरूद, करेला, बैगन का भी जो है हम लोग जो है मध्य फल भित्ति या बीज खाते हैं। याद रखिएगा, जो अमरूद, करेला और बैगन का जो है हम लोग जो है मध्य फल भित्ति, ऊपर का छिलका हटा देते हैं, बीच वाला भाग गुद्दा भाग खाते हैं। उसके बाद या बीज, उसका बीज भी खा जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है टमाटर, परवल। ये टमाटर और परवल का भी देखिएगा तो हम लोग जो बीज भी खा जाते हैं और उसका जो है अति मध्य फल भित्ति भी खा जाते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य फल भित्ति अमरूद, करेला, बैगन और टमाटर, परवल को हम लोग खाते हैं। उसके बाद दिया गया है सेब और नाशपाती। तो सेब को जो है हम लोग जो है पुष्पासन, पुष्प जो है उससे निकलता है, तो हम लोग जो है पुष्पासन माने थैलमस खा जाते हैं। याद रखिए, सेब और नाशपाती के क्या कौन भाग खा जाते हैं? तो पुष्पासन खा जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नींबू, संतरा, मौसमी, क्या कहें? नींबू, संतरा, मौसमी, इसको रसीले रोम माने जूसी हेयर खा जाते हैं। याद रखिएगा, नींबू, संतरा, और इसमें रसीला मतलब जो है रस पाया जाता है संतरा और नींबू में, तो हम लोग जो है मौसमी में भी, तो हम लोग जो रसीले रोम को इसको खाते हैं। अनार के भी जो है हम लोग बीज और रसीले चोल भी खाते हैं। याद रखिएगा, रसीले बीज चोल खाते हैं अनार के, ध्यान रखिएगा। लीची का एरिल भाग खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल भाग खाते हैं। अंगूर के जो है फल भित्ति पूरा फल को खा जाते हैं, तो अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ति खा जाते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है, ध्यान रखना है, जो अनिषेचन फल। अब देखिए, अनिषेचन फल क्या होता है? इस फल के इस प्रकार के फल का निर्माण बिना परागन एवं बिना निषेचन का होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस प्रकार के फल बीज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है बीज उज नहीं होता है। अगर बीज होते हैं तो उन्हें जो है फल सिद्ध कहा जाता है, माने असत्य फल का बीज कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पौधे में जो होता है बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है। जैसे में ध्यान रखिएगा, अनिषेचन फल जो होता है, निषेचन की क्रिया इसमें नहीं होता है। कौन कौन में? तो गुल्लर में देखते हैं जो उसमें बीज नहीं होता है। केला में देखे होंगे कभी कभी बीज भी निकलता है, आप लोग खाए होंगे, तो ऐसा कोई केला में निकल गया होगा तो देखिएगा तो उसमें बीज होता है। तो इसको हम फॉल्स, इसमें क्या कहा गया है कि जो अगर होबो करता है तो उसको हम फॉल्स सीड कहते हैं, माने मतलब जो है असत्य सीड कहते हैं। तो केला जो होता है, ध्यान रखिएगा, अनिषेचित फल है, लेकिन तब पर भी जो है हम लोग जो है उसको जो है तब पर भी जो है हम लोग जो है उसको जो है अनिषेचन की क्रिया में रखा जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है आलू के पौधे की आंख ब्रायोफाइलम की पत्ती की कली होती है। ध्यान रखिएगा, आलू के पौधे के आंख जो होता है ब्रायोफाइलम के पत्ती के कली होता है। तो किसका होता है? ब्रायोफाइलम की पत्ती की कली होता है। केले के पौधे में फूल फल खाने के काम में आता है। ध्यान रखिएगा, केले के पौधा जो होता है फूल भी होता है खाने के काम, फल भी होता है, और ध्यान रखिएगा फूल फल खाने सिर्फ जड़ का उपयोग खाने में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ जो होता है केले के पौधा में जो होता है जड़ का उपयोग हम लोग खाने में नहीं करते हैं। पादप हार्मोन उसमें देखिए, पादप में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं।
जिसके द्वारा पौधे का वृद्धि एवं विकास की क्रिया नियंत्रण होती है। पादप में जो होता है विभिन्न प्रकार के जो होता है हार्मोन पाया जाता है, उसके ही द्वारा जो होता है पादप के वृद्धि माने पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है ऑक्सिन के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सिन के इसे जो है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो आप लोग को जो है याद हो गया होगा, ऑक्सिन को जो है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाला हार्मोन कहा जाता है। यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पूछा जाएगा कि जो पौधे के शीर्ष भाग में जो होता है कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो याद रखना है ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होता है। तो पौधे की लंबाई में जो होता है वृद्धि होता है किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सिन के द्वारा होता है। यह पौधे में फूलों तथा हार्मोन को गिरने से रोकता है। देखिए यह पौधे में जो होता है फूलों तथा पत्तियों को जो है गिरने से रोकता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है यह पौधे के आसपास मौजूद खरपतवार को नष्ट करता है। तो पौधे के जो आसपास जो मौजूद होता है खरपतवार माने जंगल, उसके अन्य जंगल जो होता है उसको जो है ये नष्ट करने का काम करता है। तो हम लोग ऑक्सिन के बारे में जान चुके हैं। यह पौधे के शीर्ष भाग को में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। यह पौधे के फूल और पत्ती को गिरने से रोकता है और यह पौधे के जो है आसपास जो खरपतवार होता है उसको नष्ट करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में। तो जिब्रेलिन्स जो है क्या करता है इसे देखते हैं। जिब्रेलिन्स जो है यह फूलों और पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। देखिए जिब्रेलिन्स क्या करता है, यह फूलों एवं पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। यह बड़े आकार के फल एवं फूल के विकास में सहायता करता है। तो देखिए बड़े आकार के फल जो होता है और फूल उसमें जो है यह सहायता करता है। तो हम लोग समझ गए हैं जब बड़े आकार के फल और फूल के जो है विकास में सहायता करता है और फूलों और पत्तियों को विकसित होने में भी सहायता करता है जिब्रेलिन्स। उसके बाद 3 में है साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन क्या करता है, यह पौधे में कोशिका को विभाजन की एक सक्रिया होता है। देखिए पौधे में जो कोशिका विभाजन होता है तो वो जो है सक्रिय होता है। कौन, साइटोकाइनिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन में सक्रिय करता है, जिससे विभाजन तेजी आती है। परिणाम स्वरूप कोशिका की संख्या बढ़ने से पौधे की मोटाई और गोलाई में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें जो है कोशिका की संख्या वृद्धि होती है। वृद्धि होने के कारण जो है पौधे की मोटाई एवं गोलाई जो होता है वृद्धि होती है। उसके बाद 4 नंबर दिया गया है एथिलीन। एथिलीन का सूत्र याद रखना है, C2H4 होता है। यह पादप में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि पादप में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है, तो एथिलीन है, याद रखना है। यह पौधे में फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। देखिए फलों को पकने में जो है प्राकृतिक रूप से मदद कौन करता है, तो एथिलीन। और कृत्रिम रूप से जो है याद रखिएगा जिसको हम लोग जो है एसिटिलीन गैस बोलते हैं। तो एसिटिलीन जो होता है कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक रूप से जो है एथिलीन गैस होता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए जो है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, जो जल के प्रतिक्रिया से जो है एसिटिलीन गैस बनता है। जब जल देखते हैं कि जो हम लोग लाते हैं केला पकाने के लिए एसिटिलीन माने कैल्शियम कार्बाइड, तो उसमें जब हम लोग जल छिड़कते हैं तो उसमें जो है
जो गैस जो देखते हैं भाप के रूप में निकलता है वो क्या रहता है, तो एसिटिलीन गैस रहता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है अब्सेसिक एसिड। अब्सेसिक एसिड क्या करता है इसे देखना है। यह पौधे में पुरानी पत्तियां, फूल तथा पके हुए फल को गिरने में मदद करता है। तो पौधे में जो होता है पुरानी पत्तियां, फूल और पके हुए फल को जो है गिरने में मदद करता है। तो याद रखना है ये फल और फूल को विलंघन करने में या गिरने में जो है मदद कौन करता है, तो अब्सेसिक एसिड करता है। अब्सेसिक अम्ल के कारण पादप में वृद्धि संदर्भित होती है। तो याद रखिएगा जो अब्सेसिक एसिड के कारण माने अम्ल के कारण जो होता है पादप में जो होता है वृद्धि जो होता है संदर्भित होता है। तो हम लोग पादप हार्मोन के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण को ही हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह एकमात्र अभिक्रिया है जिसके दौरान O2 वातावरण माने ऑक्सीजन जो है वातावरण में मुक्त होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है वातावरण से मुक्त होता है। यह एक प्रकार का उपचय माने एनाबॉलिक क्रिया है जिसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो याद रखना है इस क्रिया के द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यह हरे पौधे वातावरण से CO2 तथा मिट्टी से H2O ग्रहण करता है। ये ध्यान रखिएगा जो हरे पौधा जो होता है वातावरण से CO2 मतलब पूछा जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान जो है हरा पौधा कहाँ से लेता है, तो वातावरण से। अब मिट्टी से जो है H2O माने जल को ग्रहण करता है। तो याद रखना है कि जल को ग्रहण जो है कहाँ से करता है, तो मिट्टी से, जिसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि H2 और H2O जो ग्रहण करता है पौधा तो किसके द्वारा जो होता है उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग जो होता है ऊर्जा के रूप में होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग जो है हरित लवक कहते, याद रखना है। तो इस क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। याद रखिएगा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा O2 वातावरण में मुक्त होता है। याद रखना है जो ऑक्सीजन जो होता है वातावरण में मुक्त हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। याद रखना है ये ऐसा क्रिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और O2 मुक्त हो जाता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न रूप से होती है। देखिए जब क्या करता है ये वायुमंडल से जो है 6 कार्बन परमाणु माने कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु ले लेता है और 12 जो है जल लेता है। क्लोरोप्लास्ट और लाइट के उपस्थिति में क्या करता है ये जो है ग्लूकोज माने कार्बोहाइड्रेट बनाता है C2H12O6, याद रखिएगा। और यहाँ जो है जल भी साथ साथ बनाता है और O2 को जो है यहाँ मुक्त करता है, याद रखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए घटकों की आवश्यकता। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन कौन घटक जो है आवश्यक, याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से लेता है, मिट्टी से जो है जल लेता है तो जल के भी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल जो है हरित लवक से माने हरे पौधा से लेता है और प्रकाश, इन सभी को जो है ज़रूरत पड़ता है। पौधे में पत्तियों के किनारे पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टोमाटा। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा का निर्माण ध्यान रखना है गार्ड सेल्स होता है, माने हम कहे थे जो स्टोमाटा जो होता है किस से घिरा होता रहता है, तो सहायक उसका माने गार्ड सेल से, याद रखना है। गार्ड सेल में
जल भरने से आकार में वृद्धि हो जाता है। बात सही है। जब जब वृद्धि हो जाता है गार्ड सेल में, मतलब सहायक कोशिका में, तो जो होता है उसमें जो है पत्ती के जो है मोटाई में भी वृद्धि हो जाता है, जिससे स्टोमाटा का छिद्र जो है खुल जाता है। जिसके माध्यम से O2 प्लस CO2 जो है एक्सचेंज होते रहता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो होता है, याद रखिएगा, वह जो है पौधे जो है, हरे पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने ग्रहण करता है। हम लोग को जो है क्या होता है, तो ऑक्सीजन मुक्त करता है। लेकिन वह जब श्वसन होता है रात के समय, तो रात के समय जो है वो जो है मतलब हरे पौधा जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 जो है मुक्त करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात के। तो हम लोग जानते हैं कि ये रात के समय जो है पेड़ के नीचे जो है सोने के लिए जो है मना किया जाता है। तो आखिर क्यों? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है दिन में होता है, श्वसन की क्रिया जो होता है रात में होता है। तो जो है हरे पौधा जो होता है, वो जो है रात के समय जो है वह श्वसन की क्रिया करता है। श्वसन की क्रिया में जो है वो ऑक्सीजन जो है ग्रहण करता है, CO2 जो है मुक्त करता है। तो इसलिए जो है हम लोग को जो है रात के समय जो है पौधे के नीचे जो है सोने के लिए मना किया जाता है। नीचे दिया गया है, स्टोमाटा से H2O के वाष्प के रूप में बाहर आ जाने से स्टोमाटा छिद्र बंद हो जाता है। याद रखना है, स्टोमाटा जो होता है से जल के वाष्प के रूप में बाहर आने लगता है। तो स्टोमाटा जो है क्या होता है, स्टोमाटा का छिद्र जो होता है बंद हो जाता है, जिसमें गैसों के आने जाने की क्रिया रुक जाती है। ध्यान रखिएगा, जब जल का जो है वाष्प के रूप में जब परिणत हो जाता है, उड़ता है, तो उसमें जो है छिद्र बंद हो जाता है, जिससे जो है गैसों का आना जाना जो होता है बंद हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये पौधा जो है श्वसन जो क्रिया करता है वो पत्ती के द्वारा ही करता है। अब नीचे दिया गया है हरित लवक। देखिए हरित लवक जो है इसका पाठ दिया गया है। तो हम लोग जो है हरित लवक के बारे में जानते हैं। यह 2 आवरण से घिरा होता है। देखिए हरित लवक जो होता है 2 आवरण से घिरा होता है। यह पत्तियों के सतह पर पाया जाता है। ध्यान रखना है, ये हरित लवक जो है कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। हरित लवक में लिक्विड भरा होता है। याद रखना है, जो हरित लवक में जो होता है लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो हरित लवक में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाकोइड। याद रखना है, जो थाइलाकोइड जो है स्ट्रोमा में जो होता है गोलाकार संरचना होता है, उसे हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। थाइलाकोइड की सतह पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, ये क्लोरोफिल का निर्माण जो होता है पत्ती में कहाँ होता है, तो थाइलाकोइड के, याद रखना है, थाइलाकोइड के पर होता है। जब कई थाइलाकोइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उससे समूह को जो है ग्रेना कहते हैं। ध्यान रखना है, जब थाइलाकोइड जो होता है एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रेना कहते हैं। याद रखना है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जब भोजन के क्रिया जो होता है पौधे में, ये कहाँ जो होता है संपन्न होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो याद रखना है। उसके बाद इसलिए जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका का रसोई घर जो है किसको कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को, किचन ऑफ सेल। याद रखना है। क्लोरोफिल में हेड तथा टेल जैसी संरचना पाई जाती है। देखते हैं कि क्लोरोफिल में जो होता है हेड और टेल जैसी जो संरचना पाई जाती है। तो जिसमें जो हेड का निर्माण जो होता है, याद रखना है, मैग्नीशियम धातु से होता है। याद रखिएगा, जो हेड का निर्माण जो है किस धातु से होता है, मैग्नीशियम धातु के। इसी वजह से जो क्लोरोफिल का रंग जो होता है
हरा होता है। तो याद रखना है जो मैग्नीशियम धातु के वजह से ही जो होता है क्लोरोफिल का रंग जो होता है हरा होता है। याद रखिएगा ये भी कि जो क्लोरोफिल में जो होता है कौन सा धातु पाया जाता है, तब मैग्नीशियम धातु। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, पर्णहरित को। उसके बाद हम लोग नीचे दिया गया है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। याद रखना है जो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा माने प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से क्लोरोफिल जो होता है 4 प्रकार के संपन्न होता है, माने 4 प्रकार के प्रकाश संश्लेषण से संपन्न होता है। तो ध्यान रखना है जो क्लोरोफिल ए होता है जिसका सूत्र जो है याद रखना है, जिसका सूत्र जो है C55H72O5। ध्यान रखिएगा यहाँ 55 है तो C55H72O5 N4 Mg होता है। इसका क्लोरोफिल 6 का होता है C55H70 और O6 N जो होता है 4 Mg होता है। क्रोटेन होता है तो क्रोटेन पीला होता है, तो पीला जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो C40H56 होता है। याद रखना है इन सभी इम्पोर्टेंट है। और जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल जो लाल होता है तो इसका जो होता है क्या होता है, ये जो होता है C40H56 O2 होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग को ध्यान हो गया, याद हो गया होगा ये क्लोरोफिल जो होता है 4 प्रकार के होता है। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है यह 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है इसे समझते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है जो पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर करता है। देखिए ध्यान रखिए प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, तो ये पहला चरण होता है। पहला चरण होता है तो ये प्रकाश पर जो है पूरी तरह से निर्भर करता है। इसी के कारण जो है इसको क्या कहा गया है, लाइट रिएक्शन माने प्रकाशिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया ग्रेना में होता है। देखिए हम लोग जो है मतलब हम लोग जो पढ़े हैं क्लोरोफिल जो होता है वो एक मतलब जो उसमें जो होता है हम लोग थाइलाक्वाइड जो है हम लोग जो है देखे थे, तो एक के एक ऊपर व्यवस्थित हो जाता था तो उसी को हम लोग ग्रेना कहते थे। तो याद रखिएगा ये प्रकाश की अभिक्रिया जो होता है ग्रेना में होता है, याद रखना है। उसके बाद लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं जिससे एटीपी का निर्माण होता है। ध्यान रखना है कि प्रकाशिक रिएक्शन जो होता है क्लोरोफिल के अणु के उत्तेजित हो जाते हैं जिससे जो है एटीपी का निर्माण होता है। इसके द्वारा ही जल के हाइड्रोजन एवं हाइड्रो ऑक्साइड आयन टूट जाता है। ध्यान रखिएगा इसके द्वारा एटीपी के द्वारा जो होता है हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का में टूट जाता है। लाइट रिएक्शन के दौरान जल को तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा लाइट रिएक्शन के ही कारण जो होता है जल को तोड़ने की क्रिया होती है, इसलिए इसे फोटोलाइसिस कहते हैं। याद रखना है जल की क्रिया जो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा टूटता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोटोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं जल के टूटने के उपरांत बनने वाला हाइड्रोजन आयन NADP होता है। ध्यान रखना है जो जल जब उपरांत टूटता है माने फोटोलाइसिस जो होता है तो उसमें जो है हाइड्रोजन आयन क्या बनता है, तो मतलब NADP बनता है। इसके सहयोग से जो स्टोमा में चला जाता है, NADP से जो है फिर जो है स्टोमा में चला जाता है। देखिए NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है निकोटाइनेमाइड एडिमाइन और डाइक्लोटाइड फोटो
माने फॉस्फेट होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है जे NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो निकोटाइनेमाइड एडिनाइन डाइक्लेटाइड फॉस्फेट होता है। तो यह हाइड्रोजन ग्राही के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा जी, यह जो होता है NADP जो होता है हाइड्रोजन ग्राही के रूप में होता है। जल के टूटने के साथ ही जो है लाइट रिएक्शन जो होता है माने प्रकाशिक क्रिया जो होता है संपन्न हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही जल टूटता है तो जो होता है प्रकाशिक क्रिया जो होता है संपन्न हो जाती है। अब है दिया गया अप्रकाशिक क्रिया। यह प्रकाश के संश्लेषण का दूसरा चरण होता है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को हम लोग जो है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन के दौरान जो होता है RUDP का निर्माण होता है। याद रखिएगा, रियूलोज डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इसके मदद से जो होता है CO2 को स्टोमेटा में लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये डार्क रिएक्शन के दौरान जो होता है RUDP का निर्माण होता है जो CO2 की मदद से जो है स्ट्रोमा में लाया जाता है। NADP द्वारा जो है हाइड्रोजन तथा RUDP द्वारा जो होता है CO2। ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय जो अभिक्रिया हुआ था तो उसमें NADP का निर्माण हुआ था, तो उसके द्वारा जो होता है क्या होता है हाइड्रोजन को लिया जाता है। और इसमें अप्रकाशिक में जो होता है RUDP के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया होती है जिससे क्लोरोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों की क्रिया के दौरान जो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होने वाली O2 जल का भाग होता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है किसका भाग होता है, तो जल का भाग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, डार्क रिएक्शन के दौरान ही जो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है सब लास्ट में क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब बेकार पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, जबकि बेकार पदार्थ के रूप में जो होता है किसका निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब हम लोग नीचे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन कैसे जानते हैं। एक में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक जो एक में दिया गया है CO2। देखिए ये क्या करता है इसे देखते हैं। वातावरण में CO2 की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है दर जो होती है बढ़ती है, और CO2 की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कम होता है। ध्यान रखिएगा, वातावरण में जो होता है अधिक मात्रा में जब रहता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, और कम रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कमी होती है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की मदद में तेजी आती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के जो होता है प्रकाश जब अधिक होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है तेज होता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होने पर जो होता है उसकी लाइट जो तीव्रता जो होता है कमी होने के कारण जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कम ही होता है। तो सिंपल सी बात है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की तीव्रता होती है, तीव्रता बेसी रहती है तो उसके दर जो होता है वृद्धि होता है प्रकाश संश्लेषण के, और कमी रहता है तो कमी होता है। याद रखना है। बल्ब, लैंप, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती की रोशनी प्रकाश संश्लेषण के दर को धीमी करती है। याद रखिएगा, लैंप, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो होता है धीमी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
उसके बाद दिया गया है ताप। ताप से क्या होता है इसे देखते हैं। ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है बढ़ती है। ध्यान रखिए, ताप बढ़ाने पर जो है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो बढ़ती है। 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 35 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने पर जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है वृद्धि होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाने पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है कमी आने लगती है, जो 40 डिग्री सेल्सियस पर पूरे बंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 35 डिग्री से थोड़ा सा जैसे 36 हुआ, 37 हुआ तो वहाँ कमी होने लगता है, 40 डिग्री पर जाकर जो होता है बंद हो जाता है। याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा तापमान कितना माना जाता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ध्यान रखना है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है सर्वाधिक जो है अच्छा जो है तापमान किसको माना जाता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। अब नीचे दिया गया है प्रकाश का रंग, मतलब कलर ऑफ लाइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर सबसे तेजी जो होता है लाल रक्त में होता है। ध्यान रख, लाल प्रकाश में होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो प्रकाश का रंग जो होता है सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है कौन रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है। लाल के बाद सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है ब्लू कलर में होता है, नीला में होता है। याद रखना है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी कलर में होता है। याद रखना है। और हरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो ध्यान रखिएगा, हरे रंग में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और सबसे कम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है बैगनी में होती है, और सबसे अधिक जो होता है लाल रंग में होती है। तो आप लोग को जो है यह वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आपके लिए जो है मैं ऐसा ही वीडियो ला सकूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।